नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति पीसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम आज के सेशन में बिहार में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं और जो बाढ़ की प्रमुख समस्या है और साथ ही साथ जो सूखा यानी कि सुखाड़ की जो समस्या है, इस पर बात करने वाले हैं। आपको पता होगा कि आपके एग्जाम में हमेशा इससे प्रश्न पूछा जाता है और बिहार के संदर्भ में अगर हम देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यह हो जाता है। तो आज हम बिहार में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं और मुख्य रूप से राज्य का जो उत्तरी और पूर्वी भाग है, इसके संदर्भ में हम बहुत अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। इसके बाद हम सुखाड़ पर भी बात करेंगे। दोस्तों, बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे मैप में, तो राज्य का उत्तरी और पूर्वी हिस्सा मुख्य रूप से बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। और यह क्षेत्र आप देखेंगे तो गंगा, गंडक, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, महानंदा जैसी नदियों का जो प्रवण क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो इस नदियों का जो प्रवाह है मानसून के दौरान अत्यधिक बढ़ जाता है और जिससे बाढ़ की जो स्थिति है वह मुख्य रूप से उत्पन्न होती है। दोस्तों, इस नदियों का जो प्रवाह है आप बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे। जो लोकल जो है रहने वाले लोग होंगे वह तो जानते भी होंगे बहुत अच्छे तरीके से। दोस्तों, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर बसे होने की वजह से जो बिहार का लगभग 73% क्षेत्र है वह बाढ़ प्रभावित है। यह सारी बातें आपको पता होंगी। अब सबसे प्रमुख बात यहाँ पर एक सवाल उठता है आपके दिमाग में कि सर, बाढ़ आने के प्रमुख कारण क्या हैं? ठीक है, तो इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, बिहार हिमालय के तटीय इलाके में बसा हुआ है। अगर आप जो है मैप पर जाएंगे, इसके एक बार हम लोग मैप पर चलते ही हैं अच्छे तरीके से, है ना। यहाँ पर मैप देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे जो मुख्य रूप से, जस्ट मिनट, यहाँ आपका जो हिमालय है दोस्तों वह देखने को मिलता है ना। और तराई क्षेत्र वाला यह भाग है मुख्य रूप से। उत्तरी मैदान है बिहार का यह पूरा जो है, और यह दक्षिणी बिहार है। आपको पता होगा यह सभी बातें। तो हमने आपको क्या बताया कि बिहार में आप देखेंगे तो बिहार जो उत्तरी बिहार है यह दोस्तों हिमालय के तटीय इलाके में बसा हुआ है। और मुख्य रूप से उत्तरी भाग का सबसे उत्तरी सिरा नेपाल और तिब्बत से निकलने वाली दोस्तों जितनी भी नदियां हैं उनके नदी से जो है यहाँ पर आप देखेंगे मुख्य रूप से जो बाढ़ का पानी है वह आना स्वाभाविक हो जाता है। उनके वजह से जो बहुत भारी मात्रा में पानी होगा वह आएगा, जैसे कि यहाँ पर बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोशी, गंडक, सरयू, घाघरा, फिर यह आपकी गंगा नदी है। इसको आप देख ही पा रहे होंगे दोस्तों। अब होता क्या है कि तेज बहने वाली जो नदियां हैं उस नदियों के दायरे को तटबंध बांध बैराज ने मुख्य रूप से सीमित कर दिया है दोस्तों, जिससे आप देखेंगे तो फायदे के बजाय जो नुकसान है वह ज्यादा नजर आता है। आप अगर इस पर गौर करेंगे, तटबंधों के मुख्य रूप से जो है बनने से आप देखेंगे नदियां और लोगों के बीच एक दीवार मुख्य रूप से खड़ी हो गई है। और उस पहाड़ से ज्यादा पानी अगर आप देखेंगे इस नदियों में मुख्य रूप से आते हुए दिखेगा तो दबाव में डैम टूटने का डर रहता है। और आप अक्सर जो है जब बारिश का मौसम होता है तो बिहार में देखते होंगे कई बार डैम टूटता है और मुख्य रूप से पूरा का पूरा गांव जो है तबाही हो जाता है, उसमें पूरा जो है गांव डूबता हुआ नजर आता है। ठीक है, आसपास के जो इलाके होते हैं मुख्य रूप से बांध के वह लगभग डूब जाते हैं और सारी सुविधाएं ठप हो जाती हैं दोस्तों। जैसे 1976 में कोसी बैराज टूटने से बिहार में लगभग 5 लाख से ज्यादा जो घर हैं वह बाढ़ के पानी में डूब गए थे। इसी प्रकार 2008 की बात करें तो जो कुशहा बांध है इसके टूटने से लगभग 550 लोगों की मौत हो गई थी। और वहीं पर उत्तरी बिहार में आप देखेंगे तो नेपाल की ओर से आने वाली जो ज्यादातर नदियां हैं वह पहाड़ से सतह की ओर मुख्य रूप से आती है। यह सतही मैदान है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आपको डिस्कस करूं तो यह सतही है। ठीक है, आप देखेंगे तो यहां पर आकर आप देखेंगे लगभग नदियां जो उत्तर की आ रही हैं वह गंगा नदी में मिलती हुई नजर आती हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ आप देखेंगे जब यह आ रही हैं तो गाद भी लाएंगी, तो काफी मात्रा में गाद लाती हैं। और नदी में जगह जगह जो बने तटबंध हैं इस तटबंधों के कारण ये गाद मुख्य रूप से इकट्ठा होते जाते हैं और इससे नदी का जो लेवल है लगातार उठता चला जाता है, अपग्रेड होता हुआ चला जाता है। और इसका परिणाम यह होता है कि पानी को नदी से होकर बहने का रास्ता नहीं मिलता है और फिर बिखराव होता है, मुख्य रूप से बांध टूटते हैं, गांव डूबते हैं, इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि सर जिस पानी को मुख्य रूप से ठीक से सिस्टमैटिक तरीके से समुद्र में जाना चाहिए वह पानी जो है इन गाद के कारण बीच बीच में जो इकट्ठा हुए उनके कारण जो है मुख्य रूप से फैलने का प्रयास करता है और गांवों तक जाता है और बाढ़ का रूप ले लेता है। ठीक है, तो तीन तरफ से मुख्य रूप से आप देखेंगे पहुंचता है नदियों का पानी। यहाँ पर आप गौर करेंगे तो
आप सबसे पश्चिम में जाएंगे, फिर उत्तर में जाएंगे और फिर जो है पूरब में जाएंगे, तो तीनों तरफ से जो है आप देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से नदियां आपको देखने को मिलती हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर ही जो है जो उत्तरी मैदान है, यहीं पर बाढ़ वाली समस्याएं देखने को मिलती हैं। दक्षिणी बिहार में बाढ़ की समस्या नहीं देखने को मिलती है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो नेपाल झारखंड पठार पर बसा है, इसलिए यहाँ की ज्यादातर नदियां बिहार से देखने को मिलती हैं। और जियोग्राफी के लिहाज से देखें तो देश के ऊपर का हिस्सा हल्का बिहार की ओर झुका हुआ है, इसलिए यूपी की नदियां भी बिहार से होकर आप देखेंगे तो बहती हुई नजर आती है। जैसे सरयू, घाघरा और मुख्य रूप से गंगा नदी की बात करें, जो सरयू या घाघरा नदी है, गंडक नदी, और जो यहाँ पर अगर हम यूपी से आती हुई नदियों को देखें, बड़ी नदियों को, तो गंगा और जो है जो घाघरा नदी है यह सबसे प्रमुख हो जाती है। ठीक है, यूपी, नेपाल, झारखंड की तरफ से आने वाली ज्यादातर नदियां बिहार को दो हिस्सों में बांटने वाली गंगा नदी में मुख्य रूप से मिलती हुई नजर आती है, आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों दक्षिण बिहार की बात करें तो सोन, पुनपुन, फल्गु, कियोल, अजय, ये नदियां बाढ़ लाती हैं, लेकिन गंगा में बाढ़ लाने में जो है मुख्य रूप से मदद करती हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर यह जो नदियां हैं यह मुख्य रूप से बरसाती हैं दोस्तों। हमेशा जो है इसमें पानी नहीं रहता है, आप गर्मी के मौसम में देखेंगे तो लगभग ये सूख जाती हैं। इसके अलावा सरयू या घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती और कमला कोसी मुख्य रूप से आप देखेंगे उत्तरी बिहार की नदियां हैं और यह जो है बड़ी नदियों में से एक हो जाती हैं। अब इसके अलावा बिहार में बाढ़ के लिए नेपाल की जो नदियां हैं वह मुख्य रूप से जिम्मेदार देखने को मिलती हैं दोस्तों। और नेपाल से भारत में आने वाली जो मुख्य चार नदियां हैं उनका नाम आपको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ध्यान रखना चाहिए। कोसी, गंडक, घाघरा और बागमती, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इन सभी को। और इन्हीं नदियों में बारिश और ग्लेशियर से पिघलने से पानी आता है और वह पानी बहुत भारी मात्रा में आप देखेंगे भारत में प्रवेश करता है। अगस्त 2024 में नेपाल के अगर हम जो है सोलुखुंबु जिले की बात करें तो इसमें 2 ग्लेशियर झील फटने से दर्जनों गांव बाढ़ में डूब गए थे। और तब से नेपाल से सटे बिहार की जो नदियां हैं उसमें अचानक जलस्तर की वृद्धि देखी गई थी, बढ़ गया था। नेपाल के अधिकारियों का भी कहना है दोस्तों कि रियल टाइम डेटा शेयर नहीं करने की वजह से जैसे ही जो है ग्लेशियर पिघलने लगता है या तेजी से बारिश होती है, बिहार और नेपाल में आपदा जैसी स्थिति आ जाती है दोस्तों। और मुख्य रूप से आप देखेंगे कोसी बैराज की अगर बात करें तो कोसी बैराज से ज्यादा पानी की वजह से भी बिहार में बाढ़ आने की समस्याएं मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं। दोस्तों तिब्बत नेपाल के पानी को लेकर बिहार में जो मुख्य रूप से बहने वाली नदियां हैं इनका नाम आपको बहुत ही सही तरीके से ध्यान में रखना होगा। इनको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आप कनेक्ट करने का प्रयास करिएगा। अब बिहार में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं इसकी बात करें तो उत्तरी बिहार गंगा के उत्तरी मैदान में स्थित है और अत्यधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्र है दोस्तों। इसमें जो प्रमुख जिले हैं उसमें कोसी क्षेत्र, तो कोसी क्षेत्र में सुपौल, सहरसा और मधेपुरा आता है, ध्यान रखिएगा। गंडक क्षेत्र में गोपालगंज, सिवान और मुजफ्फरपुर आता है, इसको ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ बागमती क्षेत्र की बात करें तो सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी और शिवहर यह आपको देखने को मिलेगा जो मुख्य रूप से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। महानंदा क्षेत्र की बात करें तो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार, इनको भी आप ध्यान रख सकते हैं। किसके संदर्भ में? जो उत्तर बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं और मुख्य रूप से जो नदियों का क्षेत्र है उनके संदर्भ में। ठीक है, पूर्व बिहार के बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र हैं दोस्तों, तो आप उस पर अगर गौर करेंगे तो पूर्व बिहार गंगा और उसकी सहायक नदियों के जल प्रवाह से प्रभावित होता रहता है। और इसमें जो मुख्य जिले हैं भागलपुर, खगड़िया और इसके साथ साथ कटिहार, मुंगेर और बांका देखने को आपको मिल जाते हैं। तो मुंगेर और बांका, साथ ही साथ गंगा के मैदानी इलाकों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो हैं उनकी अगर बात करें तो इसमें जो मुख्य जिला आता है पटना, भोजपुर, बक्सर, समस्तीपुर, बेगूसराय और लखीसराय दोस्तों। और आप देखेंगे गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा सबसे अधिक आपको देखने को मिलता है और यह जो है वही है। तो इनको भी बहुत अच्छे तरीके से आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब आगे हम अगर बढ़ें तो मुख्य रूप से बाढ़ प्रवण क्षेत्र के कारण पर अगर चर्चा करें तो हमने थोड़ा सा देख लिया था, अब इसको थोड़ा सा और ब्रीफ करने का प्रयास करते हैं। भौगोलिक कारण तो है ही है, जैसा कि आपने समझ लिया कि बिहार के उत्तरी हिस्से में नेपाल से निकलने वाली जो नदियां हैं उनका जो उच्च वेग है और जो गाद जमाव है यह प्रमुख है ही है। मानव निर्मित जो कारण है उसकी बात करें तो अतिक्रमण, अवैज्ञानिक तटबंध निर्माण और जल निकासी की जो कमी है यह बहुत ही प्रमुख हो जाती है। तो इसको भी आप गौर करेंगे, मानव निर्मित कारण यह आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन की बात करें तो अनियमित और अत्यधिक वर्षा भी जो है एक बहुत ही प्रमुख कारण है और यह जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में देखने को मिलता है। यह बाढ़ प्रवण क्षेत्र का प्रमुख कारणों में से एक नजर आता है। विशेष रूप से जो प्रभावित क्षेत्र हैं इनकी अगर हम बात करें दोस्तों तो आप देखेंगे नदियों पर बांध और डैम बनाकर जो है मुख्य रूप से बाढ़ को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें
तो और भी बहुत सारे उपाय हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट पर हमें और देख लेना चाहिए, मुख्य रूप से जो विशेष रूप से प्रभावित क्षेत्र हैं, जैसे कोसी नदी क्षेत्र की बात किया हमने, तो कोसी नदी क्षेत्र में हमने लगभग सभी स्थानों को टारगेट किया और यहाँ एक पॉइंट थोड़ा सा हमने मिस किया और उसको हम फिर से जो है आपको बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर वह आप नहीं समझेंगे तो फिर आपके लिए समस्या होगी। क्योंकि पीटी में कई बार आपसे एग्जाम में प्रश्न सीधे पूछ लिया जाता है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी क्षेत्र को ही आप देखेंगे तो इसे बिहार का शोक कहा जाता है। और कोसी में बार बार जलधारा का मार्ग बदलने से जो भारी विनाश होता है, इसके कारण इसको बिहार का शोक कहा जाता है। तो इसको बहुत सरल तरीके से, स्पष्ट तरीके से ध्यान रखने का प्रयास करिएगा। बागमती नदी क्षेत्र की बात करें तो आप देखेंगे तो यह क्षेत्र हर साल दोस्तों जलमग्न हो जाता है, और विशेष रूप से दरभंगा और जो सीतामढ़ी है इसकी बात करें। गंडक नदी क्षेत्र की बात करें तो यह क्षेत्र नेपाल से सटे जिलों से अधिक प्रभावित रहता है, तो मुख्य रूप से यह भी है। अब हम रोकने पर आते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि बिहार में जो बाढ़ की समस्या है, इसको मुख्य रूप से नदियों पर बांध और डैम बनाकर रोका जा सकता है। नेपाल से आने वाली नदियों से कई धाराएं जो है निकाल कर उसको नियंत्रित किया जा सकता है। नदियों से सिल्ट निकाल कर जो है इसको नियंत्रित किया जा सकता है। नदी के किनारे मजबूत तटबंध बनाकर इसको जो है व्यवस्थित किया जा सकता है। और बिहार इम्पैक्ट जो एसेट मैनेजमेंट सिस्टम है, इसकी शुरुआत के माध्यम से भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, बिहार के नदियां और जो डैम है, इसमें जमा पानी का जो सही और रियल टाइम डेटा की बात करें तो इस डेटा के जानने के लिए आप देखेंगे जो BEMS है, इसकी शुरुआत की गई थी और इससे बाढ़ को कंट्रोल करना आसान हो जाएगा, ठीक है। और बिहार में अगर बाढ़ की बात करें तो हर सालाना औसत 4.7 हजार करोड़ जो है बाढ़ पर खर्च किए जाते हैं। लगभग आप देखेंगे इस प्रकार से यह राशि आपको देखने को मिलती है, ठीक है। 2021-22 में, 22-23 में, 23-24 में और 24-25 में, ठीक है। तो यहाँ पर आप बाढ़ के संदर्भ में यह सभी जानकारी ध्यान रखिएगा, जो कि बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। दोस्तों, किसी अन्य वीडियो में हम सूखा क्षेत्र पर बात करेंगे, सुखाड़ पर बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का संस्कृति पीसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए।